हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में टॉक शोज की श्रृंखला में। आज एक खास मेहमान जो पूरे भारत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये खास मेहमान हैं अनुपम। अनुपम जी, स्वागत है आपका युवा नमस्ते हल्ला दिनेश जी। के। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। युवा हल्ला बोल से अनुपम जी, और अनुपम जी ने वास्तव में पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मचाकर रखा हुआ है। चर्चाएं हो रही हैं, एक युवा महापंचायत हो रही है। मैं तो उसको एक महाकुंभ बोलता हूं जो होने जा रहा है। किसानों का एक आंदोलन समाप्त हुआ है, भारतीयों में एक नई जागृति आई है, और कहीं ना कहीं उस जागृति को आगे बढ़ाने की मशाल लेकर अनुपम हमारे सामने आ गए हैं। अनुपम जी, ये जो आपने निर्णय लिया है, सबसे पहले आपका अभिनंदन। अभिनंदन इसलिए कि आप एक ऐसे विषय को लेकर सामने आ रहे हैं जिसके ऊपर लोगों ने बात करनी बंद कर दी है, जिसके ऊपर सरकारों ने बात करनी बंद कर दी है। और मैं ये समझता हूं कि अगर ये मुख्य मुद्दे जो आपकी रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन की लाइफ से जुड़े हैं, अगर इनको हम दरकिनार कर देंगे और ऐसे विषयों को उठाएंगे जिनका आम आदमी से कोई सरोकार ना हो, तो फिर समझ लीजिएगा कि समाज के अंदर फिर अराजकता ही जन्म लेगी और कुछ नहीं होगा। अभिनंदन आपका, स्वागत आपका। आपकी पहली टिप्पणी, आज युवा क्या सोच रहा है भारत के अंदर? किसान आंदोलन समाप्त हुआ और युवा आंदोलन अब हमारे सामने खड़ा है। जी, दिनेश जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ये मौका देने के लिए कि मैं आपके माध्यम से अपनी बातचीत को कई लोगों तक पहुंचा सकूं। जी और ये जो आपका सवाल है, आज युवा क्या सोच रहा है, दरअसल मैं ये पिछले कम से कम 2-3 सालों से तो जरूर कह रहा हूं जी कि भारत के युवाओं के अंदर एक तरह का अनरेस्ट है। जी वो अनरेस्ट कई बार रिफ्लेक्ट नहीं होता एक बड़े वर्ग को, क्योंकि उस अनरेस्ट को किसी न किसी तरीके से उसको मेन स्ट्रीम नैरेटिव का पार्ट नहीं बनने दिया जा रहा था। जो मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, या फिर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, इवन ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, सो ये जो एक अंदर जो उबाल है युवाओं के, खास तौर पे उन युवाओं के जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। भारत में बहुत बड़ा वर्ग है दिनेश जी, ऐसे युवाओं का जो इस वक्त, वो नीट की कैटेगरी होती है ना, नॉट इन एजुकेशन, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल और बिल्कुल ट्रेनिंग। बिल्कुल सो दे आर बिल्कुल। नॉट इन एजुकेशन, दे आर नॉट इन ट्रेनिंग एंड दे आर नॉट एम्प्लॉयड। इस कैटेगरी में फॉल करने वाले यूथ, तो हम सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो आज कॉलेजों में पढ़ाई कर रहा है और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है, सपोजिटली जो ग्रेजुएट हो चुका है, जो जो हमारे ही एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत उनको डिग्रियां दी जा चुकी हैं, उनको उत्तीर्ण घोषित किया जा चुका है, उनके पास रोजगार के अवसर नहीं है। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारा देश, जो हमेशा से गर्व करता आया है इस बात पे कि हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड आप जानते हैं, जो लोग इकोनॉमिक्स समझते हैं, कि कितना पॉजिटिव वर्ड है। हम उस मायने में इतने फॉर्चुनेट कंट्री हैं कि हमारे पास इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है। लेकिन अगर आप उस आबादी को शिक्षा नहीं देंगे, वैल्यूज नहीं देंगे, स्किल्स नहीं देंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, जी तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो इतना पॉजिटिव शब्द है, ये तो बिल्कुल डेमोग्राफिक डिजास्टर जैसा बन जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल पिछले कुछ वर्षों में ऐसा होता दिख रहा है, और बिल्कुल। उसके फिर रिपरकशंस कई और पहलुओं पर दिखते हैं, सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं। सोशल अनरेस्ट में हमारे बहुत सारे सोशल इंडिकेटर्स पे वो रिफ्लेक्ट करता है। जब हमारे देश का यूथ अपने भविष्य को लेकर अंधकार में होगा, तो फिर तो उसके रिफ्लेक्शंस कई सारे में होंगे। तो जो एक लाइन की बात है वो ये कि देखिए, युवाओं में बहुत जबरदस्त आक्रोश है। वो आक्रोश किसी ना किसी तरीके से वो वेंट ढूंढ रहा है कि वो कैसे निकले। हम लोग जो काम कर रहे हैं देश भर में, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो जो उद्वेलित है अंदर से, जो जी आंदोलन अंदर शुरू हो चुका है, सड़क पे भले ना दिख रहा हो लोगों के, सड़क पे छिटपुट छिटपुट एजिटेशंस के फॉर्म में दिख रहा हो, रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हम उसको एक सकारात्मक ढंग से, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड ढंग से, एक सार्थक सही दिशा दे सकें, युवाओं की एकजुटता के सहारे सरकार पे, तंत्र पे दबाव बना सके। क्योंकि ये सिर्फ युवाओं के भविष्य का मसला नहीं है, ये हमारे देश का भविष्य का मामला है। अगर समझिए इंडिविजुअल लेवल पे, यूनिट लेवल पे यूथ का भविष्य अंधकार में है, तो कलेक्टिवली फिर देश का भविष्य अंधकार में है, वही तो बिल्कुल देश का भविष्य होता है। और हम बिल्कुल उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसा आपने शुरू में कहा था कि देखिए, हमारे देश में जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं,
जिनका प्रभाव आपके हमारे जीवन पे पड़ता है, जो पढ़ाई, कमाई, दवाई जैसे मुद्दे हैं। हमने ये स्लोगन दिया था, आपने देखा होगा पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के समय पढ़ाई, कमाई, दवाई का नारा दिया, जिसको कुछ मुख्यधारा की पार्टियों ने उसको इस्तेमाल भी किया, उसमें और 1-2 शब्द ऐड किए और उसके बाद चलाया। हमारी कोशिश ये है कि इस देश में पढ़ाई, कमाई, दवाई की राजनीति हो। इस देश में इन मुद्दों पर बात, बहस, चर्चा, संवाद हो, सरकारों की जवाबदेही तय हो और जिसको भी सत्ता की लालसा है, वो इन सवालों पे अपना ब्लूप्रिंट, अपना प्लान, अपना एजेंडा पेश करे, ना कि उन मुद्दों पे जो अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जिनका आपके हमारे लाइफ पे, डेली लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो हमारी असल कोशिश बस ये है कि हम किसी तरह से ये जो बहस जिन मुद्दों पे हो रहा है, मतलब हम बैटल ग्राउंड शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आवर रियल बैटल इज टू शिफ्ट द बैटल ग्राउंड टुवर्ड्स इश्यूज लाइक पढ़ाई, कमाई, दवाई, ऑन टू इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, ऑन टू इश्यूज लाइक एनवायरनमेंट, वो मुद्दे जो युवाओं को प्रभावित करते हैं और इसीलिए युवा हल्ला बोल इस पे लगातार काम कर रहा है। उस आक्रोश को जो युवाओं के अंदर है, हम उसको उसको कलेक्टिव स्तर पे किसी ढंग से एक आंदोलन का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में। उसी के अंतर्गत, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है और नेचुरली जहाँ पे हमारे देश में जिस राज्य में चुनाव होता है, वहाँ पे सबकी नजर होती है, सबकी निगाह होती है और वहाँ पे ज्यादा दबाव भी बनता है राजनीतिक पार्टियों पे भी। तो हमारी कोशिश ये है कि चुनाव के दौरान, हम तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और आपके माध्यम से मैं सबको कह देना चाहता हूँ कि मेरी कोई इच्छा नहीं है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की। लेकिन हम अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव को पढ़ाई, कमाई, दवाई के नैरेटिव पे ला सके, हम रोजगार के मुद्दे को चुनावी विमर्श के केंद्र में ला सके, इस मकसद के साथ हमने युवाओं की यूपी कैंपेन लॉन्च किया और उस कैंपेन के अंतर्गत हम अगले 1 महीने तक प्रदेश व्यापी यात्रा कर रहे हैं। हर जिले में हम युवाओं का चौपाल करेंगे, बैठक करेंगे और 12 जनवरी के बाद, जो 12 जनवरी जो नेशनल यूथ डे है, विवेकानंद जयंती है, उस दिन के बाद का जो सेकंड फेज है, उसमें हम युवा महापंचायतों का आयोजन करेंगे। हमने पहले भी लेट मार्च में 24 मार्च के करीब इलाहाबाद में एक युवा महापंचायत किया था, जो अत्यंत सफल हुआ था। उसके तुरंत बाद कोविड का सेकंड वेव आ गया, वरना हमारी पूरी योजना ही थी कि हम कई शहरों में उसी वक्त युवा महापंचायत करते। अब हम 12 जनवरी के बाद से युवा महापंचायत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में और इस उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी करने की योजना बना रहे हैं। इसी पर अभी काम चल रहा है। इसी को लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा साथ दें, हमसे सवाल करें, हमसे गलतियां त्रुटि हो तो उस पर हमको आगाह करें। हम ये चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी पिक्चर्स निकल के आ रही हैं उत्तर प्रदेश से भी, जहां पे बच्चे जाके नौकरी मांगते हैं, कोई कैंडल मार्च करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं प्रशासन के द्वारा। ये जो सीन है, ये जो दृश्य हैं, ये बड़े हृदय विदारक हैं। जो व्यक्ति आज की डेट में नौकरी ढूंढ रहा है, आपसे नौकरी की डिमांड कर रहा है, उसको बदले में लाठियां मिलती हैं, उसको एक तरह से त्रास दिया जा रहा है, उसकी बात भी नहीं सुनी जा रही है, बल्कि उसके ऊपर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको दंडित किया जा रहा है। ये कैसी नई परंपरा निकल कर आ रही है समाज के अंदर? क्योंकि आप सिर्फ युवाओं की नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, युवाओं में होने वाले बदलाव और समाज में होने वाले बदलाव की बात भी आप करते हैं। ये बहुत गलत है। इस ढंग से तो किसी भी जमाने में नहीं होता था। जहां नौकरियां मांगी जाती थी, उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते थे। ये क्या हो रहा है आज की डेट में? जी, जी। नहीं दिनेश जी, ठीक आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी समाज के लिए और विशेष तौर पे जो समाज खुद को लोकतंत्र बताता है, उसके लिए तो ये ऐसा इमेजिन करना भी बहुत कठिन है, जो आए दिन हमारे यहाँ हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब ये नॉर्म बन चुका है उत्तर प्रदेश में तो विशेष तौर पे कि आपको हर 10-15 दिन में लखनऊ से कोई ना कोई ऐसी तस्वीर मिल जाएगी, दिख जाएगी, कोई वीडियो मिल जाएगा, जिसमें रोजगार मांग रहे, नौकरी मांग रहे युवाओं पे बेरहमी से लाठीचार्ज होता है, पिटाई होता है। अब देखिए, ये जो सरकार आज है उत्तर प्रदेश में, ये जब 2017 में जब सत्ता में आई थी, इन्होंने कई वादे किए थे, विशेष तौर पे युवाओं को और खास करके रोजगार के सवाल पे। मैं उनकी पूरी लंबी लिस्ट में अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लगभग सारी चीजें कवर्ड थी उनके प्रोमिसेस में। लेकिन पिछले 4-5 साल में क्या हुआ है
कि बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में अभी भी जो सरकारी पद है, जो सबसे आसान काम जिसको मैं कहता हूं किसी सरकार के लिए, आज भी 5 लाख से ज्यादा सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में सरकारी पद रिक्त हैं जिनको नहीं भरा जा रहा है। प्रॉमिस था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो 90 दिन के अंदर, दिस इज देयर रिटन प्रॉमिस, मैनिफेस्टो प्रॉमिस लिखा हुआ है उनकी घोषणा पत्र में, कि 90 दिनों के अंदर सभी सैंक्शनड पोस्ट जो वेकेंट हैं उनको भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 5 साल बीत गए, ये पूरा नहीं हुआ है। उल्टा क्या किया गया, पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हमारे पास तो बहुत नौकरियां हैं, जब आज से 1.5-2 साल पहले जब उनको घेरना शुरू कर लिया हमने इस सवाल पे, तो कहा कि बहुत नौकरियां हैं, हमारे पास योग्य युवा ही नहीं। अब ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि आप देखिए, जैसे मान लीजिए शिक्षकों की बात ही कर ले उदाहरण के लिए, तो 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है उत्तर प्रदेश में, और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में ही जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं शिक्षक, जो शिक्षक हैं लेकिन बेरोजगार शिक्षक हैं, उनको नियुक्ति नहीं मिली है। तो आप और किसको योग्य मानेंगे? भारत सरकार के सिस्टम, उत्तर प्रदेश सरकार के सिस्टम के अंतर्गत जिसको एलिजिबल माना गया उसको योग्य अगर आप नहीं मानेंगे, तो आप किस देश के सिस्टम के अंतर्गत योग्य ठहराए गए उम्मीदवारों को योग्य मानेंगे? तो एक तो आप उनको नौकरी नहीं देते, उसके बाद जब उनको और जब इस सवाल पे और ज्यादा क्वेश्चन किया गया, फिर इस पे और झूठ आना शुरू हुआ। जो दिक्कत जी, है कि आप जितना इनसे सवाल करते हो उतना ज्यादा ये झूठ बोलते हैं। जी। तो एक झूठ और क्या बोला कि हमने 4 लाख सरकारी नौकरियां दे दी। अब हम लोगों ने इस पे आरटीआई डलवा दिया अपने एक मित्र के माध्यम से। अब उनको जवाब मिला कि उनके आरटीआई का सवाल था कि एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट हैं महाराजगंज के राजन जी, उन्होंने आरटीआई किया और पूछा कि आप जो सरकारी नौकरियां देने का दावा कर रहे हैं इनका विभागवार ब्यौरा दे दीजिए, डिपार्टमेंट वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स यू हैव ग्रांटेड, कि इस विभाग में इतने इतने पद हमने भर दिए हैं। तो कार्मिक विभाग जो है डीओपीटी, जो उत्तर प्रदेश सरकार का, उसने जवाब दिया कि हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, हमको नहीं पता कि किस किस विभाग क्या में बात कितना है! कितना दिया। माय गॉड! और उत्तर प्रदेश सरकार को जिस आंकड़े की कोई जानकारी नहीं है, एज पर देयर ओन रिप्लाई टू एन आरटीआई, उसी को वो अपने पॉलिटिकल प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाजपा और योगी आदित्यनाथ जी अपने प्रचार में जिन आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आधार क्या है ये किसी को पता ही नहीं है। इस तरह के कई झूठ। एक उन्होंने वीडियो जारी कर दिया कि किसी को उन्होंने लेखपाल बना दिया है, दुर्गेश, महाराजगंज के दुर्गेश जी थे, उन्होंने कहा कि बहुत ही स्वच्छ प्रणाली से और बहुत अच्छे से मैं लेखपाल बना हूं, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनका वीडियो मुख्यमंत्री के कार्यालय से ट्वीट किया गया। हमारे ध्यान में तुरंत आ गया कि भाई इनके तो पूरे कार्यकाल में एक भी भर्ती ही नहीं निकली लेखपाल की, तो ये लेखपाल कहां से बन गए, ये किस सिस्टम से बन गए लेखपाल? उसको हमने घेर लिया उस सवाल पे। आप इमेजिन नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से रिलीज किया गया वीडियो डिलीट करना पड़ा। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों ने घेर दिया तो तो इस तरह से दरअसल मतलब सच्चा रोजगार देने की बजाय झूठा प्रचार चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और जब बेरोजगार युवा मान लीजिए अलग अलग माध्यम अपनाते हैं, जितने भी संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके हैं हमारे देश में, चिट्ठी पत्री लिखना, मेमोरेंडम देना, अधिकारियों से मिलना, नेताओं से मिलना, कोर्ट कचहरी जाना, धरना प्रदर्शन करना, यही सब है ना। जब ये सब करते हैं यूथ, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था आइडियली ऐसे, लेकिन जब ये मजबूर हो जाते हैं करने को तो उनको जवाब में क्या मिलता है? लाठी डंडा मुकदमा। किसी को नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन उत्तर प्रदेश चमक रहा है साहब। इतने एडवर्टाइजमेंट्स हैं न्यूज़पेपर में, यही नहीं, अब मुंबई के पेपरों में भी जहां मैं रहता हूं इतने एडवर्टाइजमेंट्स हैं पर डे के हिसाब से, इवन मराठी पेपरों के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनके। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश के इतने सारे एड्स मराठी पेपरों में महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कौन लोग हैं जिनको प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक मुद्दा उठाना चाहूंगा, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है अनुपम, और इस पे मैंने कुछ लोगों से बात भी की है, और शायद मैंने इस वक्तव्य को कहीं और देखा नहीं है जहां तक मेरी समझ जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री रमना जी ने एक, या रमन या रमना जो भी कहना चाहें आप उनको, उनका एक वक्तव्य आया है कि वो कहीं बात कर रहे थे कि पिछले कुछ दशकों से भारत के विश्वविद्यालयों से कोई छात्र नेता नहीं निकला है। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, लोगों ने इसको इग्नोर किया, अखबार के अंदर के पेजेस के अंदर ये बात आती है।
और कहा जाता है कि भारत की सारी जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसका आधार छात्र राजनीति है। जहां से छात्र निकलते हैं, उस डिस्कोर्स में जाते हैं, वहां डिस्कशंस होते हैं और जहां से देश को भविष्य की पीढ़ी मिलती है। वो कुछ दशकों से वहां पर ना तो वो राजनीति का रंग देखने को मिल रहा है, ना छात्र नेता निकल के आ रहे हैं, ना ही वो कुछ एक मैजिक फिगर्स निकल के आ रहे हैं जिनकी लोगों को उम्मीद होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ही तो प्रयोगशाला है, यही तो वो लैब है जहां से एक भविष्य की पीढ़ी निकलती है। जी जी। और उन्होंने कहा कि जिस देश के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर छात्र नेता निकलने बंद हो जाएं, आप समझ लीजिएगा कि वहां पे डेमोक्रेसी की जड़ें कमजोर हो रही हैं, हिल रही हैं और कहीं ना कहीं वो इस दिशा में जा रही हैं जहां पर हमारा लोकतंत्र बाद में सांसें लेने को भी शायद मोहताज हो जाए। पर जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे एक उम्मीद की किरण बनती है कि कुछ युवा हैं जो अभी भी निकल कर आ रहे हैं और उस वैक्यूम को, वो वैक्यूम तो इतना बड़ा है, हमें वहां पे सैकड़ों छात्र नेता चाहिए, पर वहां पे हमें कोई नहीं मिलता देखा जाए तो। जो भी आवाज उठती है वो कुछ दक्षिणपंथी गलियारों के द्वारा दबा दी जाती है, क्योंकि उनके थ्योरी के अंदर शायद सिर्फ समर्थन करना ही लिखा है और कहीं भी आवाज उठाना लिखा नहीं है देखा जाए तो। पर तुम जैसे युवा कम से कम कुछ उम्मीद जगाते हैं कि एक, हाँ, एक मशाल जल रही है, कुछ कर रहे हैं। तो मैं उसी संदर्भ में रमना साहब की बात को बहुत गंभीरता से ले रहा हूं कि ये भारत की जो कमजोर होती लोकतंत्र की कड़ियां हैं, उसमें एक कड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर युवा छात्रों का, या उन छात्रों में से क्या युवाओं का निकल कर आना राजनीतिक रूप से, वो बहुत बड़ा वैक्यूम है। उसके बारे में कुछ बताइए आप। जी जी। नहीं, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मजेदार प्रश्न किया है दरअसल, और मुझे खुशी है कि आपने इस पर सवाल किया है, क्योंकि रमन्ना साहब के स्टेटमेंट पर जितनी बहस चर्चा होनी चाहिए थी असल में उतनी हुई नहीं, और ये बहुत ही रिमार्केबल स्टेटमेंट है कमिंग फ्रॉम द सीजेआई। नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, मेरा तो मानना है असल में सिर्फ राजनीति ही नहीं, मुझे लगता है कि देखिए शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए राजनीतिक चेतना का निर्माण करना भी। अगर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को बिल्ड हम नहीं कर पाते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के जरिए, तो वो एजुकेशन सिस्टम हॉलो रह जाता है। फिर लोग चाहे डॉक्टर्स हो जाएं, इंजीनियर्स हो जाएं, साइंटिस्ट्स हो जाएं, हमने देखा है ना होलोकॉस्ट में जर्मनी में क्या हुआ। बहुत ही टेक्निकली प्रोफिशिएंट लोगों ने क्या काम किया, किसी तानाशाह के इशारे पे लोगों को मारने का काम किया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बात को कम से कम हमारे पॉलिसी मेकर्स और वो लोग जो हमारे देश की दशा दिशा को तय करते हैं, वो लोग इस बात को समझे कि शिक्षा और राजनीति, क्योंकि एक नैरेटिव बनाया गया है दिनेश जी हमारे देश में पिछले कुछ दशकों में कि ना यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। अब कुछ घटनाओं को दिखा के, जो कि ये सही बात है, अनफॉर्चुनेट है, मारपीट हिंसा होने लग जाती है हमारे कई यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिक्स के नाम पे भी। उत्तर प्रदेश बिहार में तो बिल्कुल गोलीबारी की संस्कृति आ गई थी एक समय में, जो कि जिसको कंटेन करने का, कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है स्टेट बिल्कुल सक्षम है कि आप यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स को बेहतर ढंग से रेगुलेट कर सके, लेकिन उसके आधार पे ये कहना कि छात्रों को राजनीति में नहीं होना चाहिए या विश्वविद्यालयों में राजनीति नहीं होना चाहिए, कतई गलत स्टेटमेंट। ये तो लोकतंत्र की मौत है देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने बात कही ना, देखिए अगर छात्र राजनीति से, अगर, क्योंकि देखिए शिक्षा, जैसा मैंने कहा, शिक्षा पूर्ण तभी होती है जब शिक्षा नागरिकों में राजनीतिक चेतना का निर्माण भी करे। और दूसरी बात, अगर यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से लीडर्स नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो लोग हमारे देश के राजनीति में मठाधीश बने हुए हैं, वो तय करेंगे कि आगे का जो पूरा जो फ्लो है, फ्लो ऑफ, जिसको आप कहें कि लीडर्स, डिस्कोर्स, वो फ्लो ऑफ डिस्कोर्स, और वो अपना उत्तराधिकारी खुद तय करेंगे। फिर वो लोग जो आज पावर में है, देखिए ये तो एक क्लोज्ड गार्डेड सिस्टम है पॉलिटिक्स का। जो लोग हमारे देश की राजनीति को चला रहे हैं और ये कर रहे हैं, दो ही तरीका है, या तो आप कॉम्प्रोमाइज करके उनके सिस्टम में घुस जाइए, उनकी हाँ ना करते हुए, उनके आगे पीछे करते हुए। अगर आपको इस सिस्टम में कुछ सुधारने की गुंजाइश लगती है, तो आपको सिस्टम को सुधारने की जैसे ही कोशिश करते हैं, तो वो जो क्लोजली गार्डेड सिस्टम है वो आपको अंदर ही नहीं घुसने देगा। हम जैसे लोगों के लिए स्पेस ही नहीं, हम जैसे मिडिल क्लास गरीब फैमिली से आने वाले लड़कों के लिए, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, फैमिली दूर दूर तक रिश्तेदारों में नहीं है,
हम लोग जो, जब मैंने बीटेक भी किया और एक नॉमिनल फीस थी, वो भी लोन लेकर पे किया। हम वैसी फैमिली से आने वाले लोग हैं। हमारे लिए देश की पॉलिटिक्स में स्पेस क्या बचता है, खास करके जब जब आप यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स को आप डिफेम कर दें, उसको उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल कर दें और उसको फिर कह दें कि नहीं, होना ही नहीं चाहिए। एजुकेशन का क्या मतलब पॉलिटिक्स से? ये बहुत ही, खुद में बहुत ही खोखला है। मतलब ये समझ ही बहुत खोखली है कि शिक्षा का राजनीति से क्या संबंध। मैं तो बिल्कुल शिक्षा के इंटीग्रल पार्ट को मानता हूँ पॉलिटिक्स। और डेमोक्रेसी में तो अगर ये ऐसा नहीं होगा तो फिर वही होगा कि देखिए, जो जिस परिवारवाद से हम आप कई बार त्रस्त रहते हैं, और जिस परिवारवाद को दिखा दिखा के आज जो है भाजपा सत्ता में बनी हुई है, लाख गलत काम करने के बाद भी वो विपक्ष की पार्टियों के परिवारवाद को दिखा देती है कि वो देखिए, वो तो अपनी फैमिली को बनाने में लगा हुआ है, उसको देश से क्या मतलब, वो तो अपने परिवार के लिए ही करना है। लोगों को भी ये बात जो है वो स्ट्राइक करती है। लोगों को लगता है कि हाँ भाई, ये तो पूरी पार्टी एक फैमिली की पार्टी है। और ऐसे दर्जनों उदाहरण है हमारे देश में। एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ इस समय, आप देख लीजिए, बिहार से लेके, यूपी से लेके, झारखंड से लेके, महाराष्ट्र से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके, पंजाब से लेके, हरियाणा, आप जिस जिस स्टेट का मैं नाम ले रहा हूँ, हर स्टेट में ये फैक्ट है कि पॉलिटिकल डायनेस्ट्स हैं जिन्होंने पूरे मजबूती से उसको जकड़ के पकड़ के रखा है, चाहे वो विपक्ष में रहे, चाहे सत्ता में रहे। तो ऐसा तो होगा ही अगर छात्र राजनीति नहीं होगी। अगर विश्वविद्यालयों में पॉलिटिक्स नहीं होगी, तो जिनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, वही जाके बाद में डिप्टी सीएम बनेगा ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स नहीं, और क्या माध्यम ही क्या है, और कोई तरीका ही क्या है। और फिर आप और हम, मान लीजिए, जो रूटीन जॉब करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, और वो फिर उसके बाद कहेंगे कि ये तो परिवारवाद हो रहा है, देखो परिवारवाद हो रहा है, और फिर साथ ही कहेंगे कि यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो दोनों दोनों चीज एक साथ आपको नहीं मिलेगा, ये पैकेज में आता है। अगर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स नहीं होगा, तो बिल्कुल पॉलिटिकल डायनेस्ट जो है वो रूल करेंगे। अगर आपको पॉलिटिकल डायनेस्ट से दिक्कत है, आपको नेपोटिज्म से प्रॉब्लम है, तो फिर ये कहना बंद कर दीजिए कि यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। दोनों चीजें एक साथ बोलना जो है, ये खुद में ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये लोगों को समझना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़े लिखे गुलाम ही पैदा करेंगी, तो फिर यूनिवर्सिटीज होने ना होने का तात्पर्य जी, क्या है? और जी, मुझे इस जी। मामले में अब अंत में आते-आते एक राम मनोहर लोहिया जी की एक बात याद आती है। किसान आंदोलन तो खैर अभी खत्म हुआ है, जिसने पूरे भारत को आंदोलित किया है, पूरे विश्व को आंदोलित किया है कि अगर सड़कें सूनी हो जाएं, तो संसद आवारा हो जाती है। आप देख लिए, वही तो हो रहा है। कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं, जो मर्जी बिल आप चाहे पास करवा लीजिए। और जब चीफ जस्टिस भी ये कहना शुरू हो जाए कि बिना बहस के और बिना चर्चा के अगर बिल पास होते हैं, तो किस किस्म के कानून बनेंगे, तो उसी के ऊपर लोहिया जी ने कहा था कि फिर संसद आवारा हो जाएगी। इसलिए आपका सड़कों पर होना जरूरी है, क्योंकि सड़कें सूनी हुई तो संसद आवारा हो जाएगी। थोड़ी तो शायद हो भी चुकी है, और थोड़ी जो बची हुई है वो भी हो जाएगी। तो कोई आखिरी टिप्पणी आप करना चाहें? मेरी शुभकामनाएं आपके इस महाकुंभ के लिए है, महापंचायत के लिए है। आप अपनी इस ज्योत को जलाए रखिए, मशाल को जलाए रखिए। यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एक हमारी जो पॉलिटिकल लैब है, डेमोक्रेसी की जो लैब है, वो जीवंत रहे, आगे बढ़े। आप जैसे युवाओं से मुझे उम्मीद है। एक आखिरी टिप्पणी संदेश युवाओं के लिए। जी, दिनेश जी, आपने जो बात कही अभी कि अगर सड़कें सूनी हो जाएँगी तो संसद आवारा हो जाएँगी, और वो हम होते हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में। और कैसे किसान आंदोलन ने पूरे लोकतंत्र के प्रति प्रति जो एक बड़े वर्ग में हताशा जैसी स्थिति बनने लगी थी, उसको दूर किया इस आंदोलन बिल्कुल। ने। लेकिन मैं अभी भी बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ और बहुत ही ऑप्टिमिस्ट हूँ इस बात को लेकर कि आने वाले समय में देखिए, कितनी भी चाहे ताकतवर सत्ता आ जाए, उनकी इच्छाएँ कितनी भी खतरनाक हो, क्रूर हो, इंस्टीट्यूशंस को मज़ल करने की, सोशल फैब्रिक को खराब करने की, लेकिन हमारे देश के नागरिक और विशेष तौर पे जो युवा है, वो इस पूरी परिस्थिति को रिवाइव कर ले जाएँगे, इस मेरा पूरा विश्वास है। यही है कि उस विश्वास पे जो काम होना है, उसमें सभी नागरिकों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। ये जी। किसी अकेले व्यक्ति या अकेले संगठन या एक आंदोलन के बस का नहीं है। हम लोग सब कुछ करने के बाद भी काम पूरा नहीं कर पाएँगे, अगर उसमें आपकी, हमारी, देश के आम लोगों की किसी न किसी रूप से भागीदारी। भागीदारी का मतलब ये नहीं है कि हम कल को कहीं आंदोलन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप वहाँ फिज़िकली हो। भागीदारी का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल आप उसके समर्थन में कुछ लिखें।
भागीदारी का मतलब ये है कि कम से कम आप अंदर से महसूस करें कि ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, ये एक पॉजिटिव संघर्ष है, बस इतना। इस सत्ता में हुआ ही यही है पिछले 7 सालों में। और मैं क्लियर लाइन्स जनरली ड्रॉ नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं विपक्ष में जो कई पार्टियां हैं उनमें उनमें भी विजन नहीं देखता हूँ देश के भविष्य को लेकर। लेकिन मैं इस बात को लेकर कन्विंस्ड हूँ कि हमारे देश में 2014 के बाद से आंदोलनों को लेकर, एक ऐसे देश में जिसके आजादी की लड़ाई को आंदोलन कहा जाता है, स्वतंत्रता आंदोलन, एक ऐसे देश को जिसका जन्म, जिसका विचार, जिसका निर्माण आंदोलन से हुआ। आपको तो और मुझसे और बेहतर से ध्यान होगा, याद होगा, आपने कई आंदोलन देखे होंगे, जेपी मूवमेंट से लेके कई सारे इमरजेंसी भी आम देखा है, सब कुछ देखा है। इमरजेंसी। तो हर आंदोलन को लेकर ना एक पॉजिटिव सेंटिमेंट होता था हमेशा। कोई आंदोलन चल रहा है मतलब कुछ पॉजिटिव एनर्जी का सृजन हो रहा है। आम लोग इस नजर से देखते थे। हम तो आंदोलन को जयप्रकाश हमेशा जी एक के आंदोलन का हिस्सा रहे हैं एक्चुअली हम तो। जी, जी। तो हर आंदोलन को, आंदोलन शब्द ही एक पॉजिटिव कोनोटेशन के साथ आता था हमारे देश में। 2014 के बाद से पहली बार ऐसी परिस्थिति बनी कि आंदोलन शब्द एक नेगेटिव कोनोटेशन के साथ प्रेजेंट किया जाने लग गया। आंदोलन का मतलब हो गया कि आप कुछ रोक रहे हैं, आप कुछ नहीं होने दे रहे हैं, आप किसी को काम करने से आप देश को रोक रहे हैं, आप देशद्रोही हैं। ये चीजें कभी नहीं होती थी। कभी नहीं, 2014 से ठीक पहले तक नहीं होती थी, अन्ना आंदोलन तक नहीं होती थी। आप छोड़िए ना, मैं बता रहा हूँ, 2014 के बाद जब भी सरकार से सवाल पूछा जाए, जब भी कोई सड़क पे उतर जाए, वो कितना भी पीसफुल हो, कितना भी डेमोक्रेटिक हो, उसकी बातें कितनी भी इंक्लूसिव हो, आंदोलन कर रहा है मतलब वो कुछ गलत कर रहा है, ये समझा दिया गया है एक बड़े वर्ग को। आंदोलन जीवी ये बन जाएगा फिर वो। आंदोलन जीवी, बताइए देश का प्रधानमंत्री। अरे ये लोग, दिक्कत ये है ना दिनेश जी की इनका आंदोलनों से कभी कोई संबंध नहीं रहा। रिलेट सही करने बात की है। कोशिश करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये बता पाते हैं कि ये बांग्लादेश की लोग तो आजादी में हिस्सा लिया था। इनके आका तो आजादी की लड़ाई में भी नहीं थे, मैं आपको बताऊं। वही तो ये समस्या है। ये गांधी जी के क्विट इंडिया में भी नहीं थे, ये लोग कहीं नहीं राइट, थे ये राइट। लोग। इनका आंदोलनों से कभी कोई संबंध नहीं रहा, इसलिए ये इस तरह की परिस्थिति बनाते हैं। और इसलिए आज के समय में देखिए, संघर्ष करना, आंदोलन करना और ये लड़ाई लड़ना और ज्यादा कठिन हो गया है। एक अंतिम बात के साथ मैं वो करूंगा, देखिए, अंग्रेजों से मैं तुलना कर रहा हूं। अंग्रेजों ने भी कभी गुजरात के उस वकील से, मोहनदास करमचंद गांधी से, ये नहीं पूछा था चंपारण में कि तुम कौन से किसान हो, तुम यहाँ चंपारण में क्या कर रहे हो। अंग्रेजों ने नहीं पूछा था ये कभी। बाकी चीजों पे नेगोशिएट किया होगा, ये रूल तोड़ा, ये नियम तोड़ा, सब कुछ किया होगा, ये कभी नहीं कहा गया ना गांधी जी से कि तुम कौन से किसान हो, तुम चंपारण में क्या कर रहे हो, वो भी गुजरात से आके वकील हो। ये चीजें आज होती है। आज आप युवाओं के आंदोलन में पार्टिसिपेट करिए, आपसे हो सकता है कि एडमिट कार्ड मांगा जाने लग जाए कि कौन सा एग्जाम दिया है आपने। ये हमारे देश में होता है। मतलब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के इनजस्टिस में एक शब्द ना बोले, ऐसी परिस्थिति बनाने की कोशिश। मतलब आपकी गर्दन पे तलवार लटकी है, तब आप कुछ बोलिए। किसी दूसरे को हम पीट रहे हैं तो आप चुपचाप रहिए, आपका लोकस स्टैंडर्ड क्या है इसमें बोलने का। ये मतलब अजीब अजीब कुतर्क गढ़े जा रहे हैं इस वक्त हमारे देश में, और लोग उसके शिकार हो रहे हैं। और लोग जो भक्ति में लीन हो गए हैं किसी कारण से, वो इस चीज को प्रोपगेट करते हैं आगे। तो बहुत जरूरी है कि आम लोग भी इस बात को समझे कि कौन है आज की परिस्थिति में जो देश बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, और कौन है जो देश बेचने का काम कर रहा है। मैं कई बार ये बात कहता हूं कि आज के सही समय में बात। लड़ाई दो तरह की है, दो लोगों के बीच में है, दो तरह के लोगों के बीच में। बिल्कुल एक सही। है जो लोग देश बेचने वाले हैं, दूसरे हैं जो देश बचाने वाले हैं। और आप किस तरफ खड़े हैं ये इतिहास तय करेगा। जो तटस्थ हैं, समय उनके भी अपराध लिखेगा, किसी न किसी पक्ष में उनको डाल देगा। हिस्ट्री कभी तीसरे पक्ष को याद नहीं रखता। आप जेपी मूवमेंट में कुछ लोग चुप थे, उनकी गिनती नहीं होती है। जर्मनी में हिटलर जब लोगों को मार रहा था तो कुछ लोग चुप थे, उनकी गिनती नहीं होती है। दो ही पक्ष की गिनती होती है, एक अत्याचार करने वाले की और एक उसको रेसिस्ट करने वाले की। लोगों को समझना चाहिए कि वो इस ऐतिहासिक दौर में, ऐतिहासिक मोड़ पे किस तरफ खड़े हैं, ये अपना पक्ष लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। और अगर वो तैयार कर लेते हैं और उनको लगता है कि हम जैसे लोग कुछ अपनी तरफ से प्रयत्न कोशिश कर रहे हैं ढंग का काम करने की, तो जिस तरीके से भी हो सके, मेरा निवेदन बस ये है आपके माध्यम से कि समर्थन करने की कोशिश करें। हम लोग बहुत ही एडवर्स सिचुएशंस में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। संसाधनों से लेके हर मामले में, मतलब हम जितना कर रहे हैं और हमारी जितनी हैसियत है, उसका उसके बीच इतना बड़ा गैप है कि वो देख के कई बार लोगों को लगेगा कि कर कैसे रहे हो अनुपम। ये हालत है हमारी।
तो उसमें इसलिए ज़रूरी है कि वो लोग जो किसी भी ढंग से हमारा समर्थन कर सकते हैं, वो चाहे लिखकर, बोलकर, फिज़िकली या आर्थिक रूप से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना हम इस लड़ाई, इस संघर्ष को मजबूती से आगे नहीं बढ़ा पाएँगे। तो बिल्कुल, यही आपने कहना सही कहा कि न्यूज़ 10 जी, तो आपके साथ है ही, इसलिए आपको आमंत्रित भी किया, आप अपनी बात कह सकें, खुलकर कह सकें और इसलिए मैं अक्सर वन टू वन टॉक करता हूँ। बहुत सारे वक्ता नहीं रहते हैं ताकि लोगों को सही समय मिल सके अपनी बात को कहने का। मुझे वो याद आ गया चंपारण के बाद की बात है, आपने मोहनदास करमचंद गांधी की बात की, तो जब वो अदालत में आए तो जज समेत सब लोग उठकर खड़े हो गए और उसके बाद जज कहते हैं, अंग्रेज जज थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे इस समय। तो उन्होंने कहा था कि आज से पहले आप जैसा कोई महान व्यक्ति यहाँ कटघरे में नहीं आया था और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद फिर आप जैसे ओहदे वाला व्यक्ति फिर कभी इस अदालत में नहीं आएगा। कहता है लेकिन मेरा भी एक धर्म है और मैं उससे मजबूर हूँ, तो आपको कुछ प्लीड करना है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आई प्लीड गिल्टी, जो आप कहना चाहते हैं। 6 साल की सज़ा दी और फिर कहते हैं कि मैं अपनी अंग्रेज़ हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपकी कुछ सज़ा कम कर दें और इसमें सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। वो मोहनदास करमचंद गांधी की जो चंपारण की स्पिरिट थी या उसके बाद की जो स्पिरिट थी, कहीं न कहीं वो ज़िंदा रहे। वो ज़िंदा रहे ताकि आप सच बोल सकें, क्योंकि सच बोलने की भी एक कीमत होती है, चुकानी पड़ती है। वो सच, वो ज्वाला, वो मशाल, वो जलती रहे। तुम्हें देखता हूँ तो उम्मीद बनती है। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों, मैं लूँगा आज्ञा और शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका कि आप इस हमारे प्रोग्राम में साथ रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद साथ आने का। अनुपम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।